हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज आज हम करने वाले हैं सेट्स, रिलेशंस, फंक्शन एंड बाइनरी नंबर। जो आपका चैप्टर है ना, डिजिटल पब्लिकेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, 2006 से लेके 2019 तक इन सभी जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है इसके सभी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और डिफेंस वाले को आप पेंसिल ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं गाइस। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप है डिफेंस वाले का, जिसके अंदर आप अपना कोई भी क्वेश्चन डाउट हो उसको पोस्ट कर सकते हैं और जहाँ से मैं आपको अपना डाउट जो है क्लियर करवाऊंगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है यार। ये कहता है कि यूनिवर्सल सेट यू आपको गिवन है। ठीक है, एक सेट ए आपको गिवन है और एक सेट बी आपको गिवन है। देन आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, देखो गाइस, सबसे पहले अगर मैं सेट ए की बात करूं तो ये इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो x माइनस में 2 आएगा और एक x माइनस में 3 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है? 2,3। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? इस सेट ए के अंदर दो एलिमेंट आ जाएंगे, 2,3। उसके बाद अगर मैं बी की बात करूं तो सिमिलरली अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो इसके दो फैक्टर आएंगे, एक x माइनस 1 आएगा और एक x माइनस में 2 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1,2। तो ये आ जाएगा 1,2। मुझे क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या आएगा? 2। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में 2 नहीं आएगा, बाकी सभी एलिमेंट आएंगे। देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बी और डी को डिलीट मारो। और यहाँ पे देखो क्या है, अब आंसर हो सकता है आपका ए और आंसर हो सकता है सी। अब देखो ए के अंदर अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो यूनिवर्सल सेट की इक्वेशन ये दी हुई है। तो इस पूरे में से x का स्क्वायर देखो कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब माइनस में 6x का स्क्वायर और प्लस में 11x और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। दो की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब एक तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 वैल्यू आएगी, यूनिवर्सल सेट के अंदर 0 आएगा। तो इसका मतलब कि a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के अंदर 0 भी आएगा। 2 नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे, तो 0 भी आएगा। तो इसका मतलब ए भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है कि सपोज दैट ए डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हुज स्क्वायर इज द नेगेटिव रियल नंबर। ए के अंदर वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनका स्क्वायर नेगेटिव रियल नंबर होता है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस में एक्स प्लस में आयटा वाई की फॉर्म में, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म के अंदर हो z इज इक्वल टू आयटा वाई, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा आयटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस में वाई स्क्वायर, और वाई क्या होता है? रियल। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव में आएगा वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपको करेक्ट बताना है। तो ये देख लो, ऑप्शन नंबर डी आपका इस फॉर्म के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे आयटा वाई की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो एक नेगेटिव रियल नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है ये रिलेशन आर है जो कि डिफाइंड है ऑन सेट सेट इंटीजर के ऊपर एम रिलेटेड टू एन। एम जो है वो रिलेटेड है एन से, कब? अगर एम प्लस में एन क्या आए? इज ओड। एम प्लस में एन क्या आए? ओड अगर आए। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिलेशन आर। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो कोई भी इंटीजर ले लो, अगर मैं 1 को ऐड करूंगा, 1 प्लस में 1 कितना आता है? 2, इवन आता है। दो ओड नंबर को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है? इवन। अगर मैं 2 प्लस में 3 ले लूँ, ठीक है, क्या ले लूँ? 2 प्लस में 3 ले लूँ, तो रिजल्ट क्या आता है अपने पास? ओड। यहाँ इसने इंटीजर कहा है तो ये सभी इंटीजर के लिए क्या होना चाहिए? वेरीफाई। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि अगर कोई भी नंबर खुद के साथ क्या है? रिलेशन में हो। ठीक है, तो m जो है वो रिलेटेड होना चाहिए m के साथ। तो m रिलेटेड m के साथ कब होगा? अगर m प्लस में n क्या है? m प्लस में m क्या है?
ओड आए। कोई भी इंटीजर ले लो, अगर मैं 2 + 2 करूंगा तो क्या आएगा 4, अगर मैं 3 + 3 करूंगा तो क्या आएगा 6। तो चाहे मैं इवन इंटीजर लूं चाहे मैं ओड इंटीजर लूं, उसको अगर खुद के साथ ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा इवन आता है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। देखो, अगर मैं m को n में ऐड करूं या n को m में ऐड करूं, चाहे 1 को 5 में ऐड, सॉरी कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे मैं ले लिया 2 को 3 में ऐड करूं या 3 को 2 में ऐड करूं, रिजल्ट आपका ओड रहेगा, तो इसका मतलब रिलेशन आपका सिमेट्रिक रहेगा। और उसके बाद ट्रांजिस्टिव रिलेशन में देखो कि अगर m n ओड आए और n प्लस में आप p ले लो, ये भी अगर ओड आए तो आपका m और p भी ओड होना चाहिए। देखो 1 प्लस में 2 देखो 3 आता है, और 2 प्लस में 5 देखो 7 आता है। तो 1 रिलेटेड हो गया 2 से, 2 रिलेटेड हो गया 5 से। लेकिन क्या 1 और 5 का सम ओड आएगा? नहीं आएगा, इवन आएगा। इसका मतलब ये रिलेशन भी आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी ए आप सॉरी सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की रिलेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लेट कहता है कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स है। ठीक है, एंड इफ ये कहता है कि a माइनस में बी यूनियन, अगर b माइनस ए इज इक्वल टू हो a यूनियन b के, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा। देखो गाइस, अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम का, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है हमारे पास a माइनस में b, और ये वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे पास होता है b माइनस ए। और यूनियन का मतलब है ये भी पूरा और ये भी आपका पूरा। ठीक है, अब अगर ये दोनों की यूनियन आपको दे रखी है किसके इक्वल? ए यूनियन बी के इक्वल, ए यूनियन बी के इक्वल। ये कब पॉसिबल है गाइस? ये तभी पॉसिबल है जब आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए जो है वो सबसेट हो किसका? एक्स माइनस में बी का। देख लो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, वेन डायग्राम के थ्रू। ये मैंने ए ले लिया, ठीक है, ये मैंने b ले लिया, ये पूरा x ले लिया। x माइनस में b, x माइनस में b का मतलब है कि इस पूरे b को आप x में से माइनस कर दो, तो इसको डिलीट मार दो, इतने हिस्से को डिलीट मार दिया, ये हिस्सा सारा डिलीट हो गया। पीछे बचा क्या? पीछे ये वाला हिस्सा पूरा बच गया, ये बच गया और ये a बच गया। तो जब x माइनस में b, x में से b को डिलीट मार देंगे तो पीछे ये a बचेगा, ये तो a जो होगा वो प्रॉपर सबसेट ऑफ x माइनस बी होगा, बिल्कुल होगा। ये a जो है वो पूरा पूरा इस बचे हुए हिस्से में आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो a जो होगा वो x माइनस बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। एक सेट a है जिसके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर आता है और n क्या? नेचुरल नंबर। जैसे n को 1 पुट करूंगा तो 1,2 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 2,4 आएगा, 3 पुट करूंगा तो 3,6 आएगा। ये सारे एलिमेंट a के अंदर आएंगे। और b की अगर हम बात करें तो b के अंदर इस टाइप के एलिमेंट है, n को 1 पुट करेंगे तो 2,3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4,6 आएगा, अप टू सो ऑन ये एलिमेंट आएंगे। देन व्हाट इज a इंटरसेक्शन b? आपको a इंटरसेक्शन b बताना है। तो गाइज a और b में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, कॉमन सेंस है, सिंपल। यहाँ पे देखो n है तो यहाँ पे 2n आने वाला है, यहाँ 2n है, यहाँ 3n आने वाला है, तो कोई भी कॉमन नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई भी चीज़ आपकी कॉमन है नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन सेट्स इज नॉट करेक्ट वेयर बी डैश डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्या बताना है? आपका करेक्ट नहीं है वो बताना है। ओके, देखो गाइस, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक तो आपको वेन डायग्राम से करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको? वेन डायग्राम से करना पड़ेगा। अगर वेन डायग्राम से करोगे तो वो आपका करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर मैं सीधी सी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, देखो सीधी सी स्टेटमेंट ये होती है, यहाँ पे
कि बी डैश माइनस में ए डैश का इंटरसेक्शन ए डैश माइनस में बी डैश के साथ, ये फॉर्मूला होता है किसके इक्वल होगा, बी माइनस में ए इंटरसेक्शन ए माइनस में बी, इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में देखो, ये इंटरसेक्शन ये इसने क्या दे रखा है, इसका और इसका यूनियन दे रखा है, नहीं तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होती है, गलत स्टेटमेंट है। तो ये डी वाला आंसर होगा। आप इसको वेन डायग्राम से करोगे तो वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से आप करके देखना, इसको ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल द एलिमेंट्स एज द ओड पॉजिटिव इंटीजर। आपको ये बताना है इनमें से कौन से सेट के सारे एलिमेंट्स जो है वो ओड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्यूबिक की इक्वेशन दे रखी है, फिर इसको सोल्व करना है, सोल्व करके आपको इसके रूट्स निकालने हैं और सारे के सारे रूट्स जो है ओड होने चाहिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन के रूट्स, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो सभी ओड आएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस में 8x² प्लस में 19x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ट्रायल मेथड से x को आप 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस में 8 प्लस में 19 माइनस में 12। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 20, इन दोनों को ऐड करोगे प्लस का 20, ये क्या है 0। x इज इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो होगा वो इस इक्वेशन का रूट्स होगा। बाकी के क्या निकाल लेते हैं हम, साइंथेटिक डिवीजन मेथड से। वो क्या होता है, x क्या है यहाँ पे 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 लिखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 8 लिखो, x का कोफिशिएंट क्या है 19 लिखो, और कांस्टेंट क्या है माइनस का 12। फर्स्ट रिजल्ट एज इट इज, ये 1 को एज इट इज उतार लो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, ऐड करोगे माइनस का 7, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस का 7 आएगा, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे कितना आएगा, 12 आएगा, ऐड करोगे 0। अब ये जो है वो बन गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये बन गया आपके पास माइनस में 7x का कोफिशिएंट, और ये बन गया प्लस में 12 इज इक्वल टू लिख दो 0। तो ये बनेगा x माइनस में, फैक्टर करोगे x माइनस में, इसके फैक्टर करेंगे, ऐड करने पर 7 आना चाहिए, और ये तो क्या क्या फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। 3 और 4, 3 और 4, x माइनस में 3, x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 आई और 4, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई, इवन, इवन पॉजिटिव इंटीजर आ गई, जबकि आपको ओड चाहिए, इसका मतलब ए आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली बी चेक करेंगे, सिमिलरली सी चेक करेंगे, और सिमिलरली डी। आपके पास सभी के सभी जो भी रूट्स आए, एक्स की जो भी 3 वैल्यू आएगी वो आपकी ओड वैल्यू ही आनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन, आपको बताने में से कौन सा जो है वो नोट करेक्ट है। ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है गाइज, आप इस नोट को हटा लो, ठीक है। चलो नोट करेक्ट ही बता देते हैं। ये कहता है कि A इज रिलेटेड टू B, A जो है वो B से रिलेटेड कब होगा, इफ B लिव्स विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम ए, अगर B जो है वो A से 1 किलोमीटर दूर हो, ठीक है। तो B अगर A से 1 किलोमीटर दूर होगा तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर A से 1 किलोमीटर दूर हो। क्या कोई भी बंदा खुद से 1 किलोमीटर दूर हो सकता है भाई? अगर मैं कहता हूँ कि दिल्ली जो है वो दिल्ली से ही 1 किलोमीटर दूर है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो यह इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, तो नोट करेक्ट बताना था, तो ए आंसर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे करेक्ट बताना होता तो आपका बी आंसर होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ए बी से 1 किलोमीटर दूर रहता है तो बी भी 1 से 1 किलोमीटर दूर रहता है, तो उस केस में सिमेट्रिक हो जाता। तो बुक में अगर आप ये देखोगे तो उसमें आपको ऑप्शन बी मिलेगा, उसने करेक्ट स्टेटमेंट बता रखी है, अपने को नोट करेक्ट पूछा था तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है कि x बी ए नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम x। देखो नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b। मतलब अगर कोई रिलेशन a टू b है तो a में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए मल्टीप्लाई में b में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर में आएगा।
अब जो रिलेशन है वो आपका क्या है, जो रिलेशन है वो x टू x है, तो x में कितने एलिमेंट है n, और इसमें भी एलिमेंट कितने n, तो 2 की पावर ये आ जाएगा n का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपको इनमें से कौन सा रीजन प्रेजेंट करता है। यहाँ क्या है, ए के अंदर आएगा x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 4, और बी के अंदर आएगा x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन चीज क्या रहेगी गाइस, देखो 4 के अंदर यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू 4 से छोटी आएगी, 4 से छोटी का मतलब 3 भी आ सकती है, x प्लस वाई की वैल्यू 2 भी आ सकती है, x प्लस वाई की वैल्यू 1 भी आ सकती है, x प्लस वाई की वैल्यू 0 भी आ सकती है, और 0 से छोटी भी सारी वैल्यू आ सकती है इस रिजल्ट में। और इस रिजल्ट में सारी वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से छोटी, तो दोनों में कॉमन चीज रहेगी ये वाली, है ना। तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था गाइस ये। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट, ठीक है, देयर आर 475 स्टूडेंट जो है वो हु कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक बंगाली, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। क्या, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। देखो हिंदी बोलने वाले कितने हैं भाई, हिंदी बोलने वाले हैं 475। बंगाली वाले कितने हैं अभी, मतलब 20 से डिनोट कर लेता हूँ, वो कितने हैं अपने पास 200। ठीक है, अपने पास कितने हैं 200, और टोटल कितने स्टूडेंट है भाई 500। टोटल का मतलब अपने को यूनियन दे रखी है, यूनियन कितनी है भाई 500। मैं क्या कर लेता हूँ, वो स्टूडेंट निकाल लेता हूँ जो बंगाली एंड हिंदी दोनों बोलते हैं। बंगाली एंड मतलब इंटरसेक्शन हिंदी, तो ये क्या आएगा, हिंदी प्लस में बंगाली माइनस में यूनियन मतलब 500। ये क्या आएगा 475 प्लस में 200 माइनस में 500, तो ये आ जाएगा मेरे पास 175। 175 वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं, और 475 ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। इन 475 में से 175 ऐसे भी हैं जो बंगाली भी बोलते हैं। तो आप इसमें से 475 में से 175 माइनस करोगे कितना आएगा 300। 300 ऐसे हैं जो हिंदी ओनली हिंदी बोलते हैं, दूसरी भाषा नहीं बोलते। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लेट x एंड y बी नॉन एम्प्टी सेट्स, लेट r1 एंड r2 बी टू रिलेशन फ्रॉम x टू y। ठीक है, एक r1 रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम x टू y, और एक r2 रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम x टू y, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो गाइज, r1 इंटरसेक्शन r2 का होल इनवर्स जो होता है वो इक्वल होता है r1 का इनवर्स यूनियन r2 का इनवर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। तो सिंपल था ये, तो इसने इसका रिजल्ट पूछा था, तो ये प्रॉपर्टी मान लो इंटरसेक्शन के इनवर्स की। ठीक है, तो ये जो होता है वो इस टर्म के इक्वल होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बाइनरी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। जो बाइनरी अपने को दिया उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जो जो चीज़ें यूज हुई हैं, यहाँ पे आपका कितना 1001, इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो 1001 है। तो यहाँ लिखो 2 की पावर 0, यहाँ लिखो 2 की पावर 1, यहाँ लिखो 2 की पावर 2, और यहाँ लिखो 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे प्लस में क्या आएगा 0, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे प्लस में क्या आएगा 0, और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे यहाँ क्या आएगा 2 की क्यूब 8 इंटू में 1 8 आएगा, तो प्लस में 8, ये क्या आया 9। तो इसका मतलब इस नंबर को मैं डेसिमल में लिख सकता हूँ 9। सिमिलरली यहाँ 1 1 यूज हो रहा है, तो यहाँ लिखो 1 और यहाँ 1, यहाँ लिखो 2 की पावर 0, यहाँ लिखो 2 की पावर 1, तो ये भी 1 आएगा और ये आएगा 2, ऐड करोगे दोनों को 3, तो 1 1 को मैं लिख सकता हूँ बाय डेसिमल में 3। नेक्स्ट और नंबर कौन सा है 101, 101, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो ये आया 1, ये आया 0,
ये आएगा 2 की पावर 4 इंटू 1 4, और इनको ऐड करो कितना है 5, तो 101 को आप लिख सकते हो, 101 की जगह लिख सकते हो 5। नेक्स्ट है आपके पास 10, ठीक है, तो ये है 10, 10 के क्या लिखेंगे 10, 2 की पावर 0 2 की पावर 1, तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 2, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2। उसके बाद है 01, 01 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, तो आंसर आया 1। तो 01 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने सभी नंबर को कन्वर्ट कर लिया। अब देख लो 1001 मतलब 1001 को मैं क्या लिखूंगा 9, तो ये आ जाएगा 9 की पावर ये, इसको मैं लिखूंगा 3, तो 9 की पावर 3 हो जाएगा माइनस में। ये क्या है 101 को क्या लिखेंगे हम 5, ये क्या आएगा 5, इसकी पावर ये क्या है ये 11, तो ये कितना आ जाएगा मतलब 3 डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू है 9, 9 की पावर 10, 10 को क्या लिख सकता हूँ 2, तो 9 की पावर 2 हो गया। फिर प्लस में 9 की पावर 01, 01 को क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं, तो 9 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 101 को 5 लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, और प्लस में 5 की पावर कितना आ जाएगा ये 2, तो ये जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 की क्यूब में से 5 की क्यूब माइनस कर दो, डिवाइड में ये रिजल्ट है, इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 और 4 को लिख सकता हूँ 100, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल को पहले मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद उसको लिख दिया। ठीक है गाइस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है कि लेट x जो है वो y से बड़ा है फॉर 2 रियल नंबर, z इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ये कहता है कि x प्लस में z जो है वो ग्रेटर देन y प्लस में z रहेगा, बिल्कुल रहेगा, z से z कैंसिल होकर x y से बड़ा आ जाएगा। और एक्स जेड जो है वो कहता है कि ग्रेटर देन वाई जेड रहेगा, बिल्कुल रहेगा, जेड से जेड कैंसिल होकर एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई आ जाएगा। और ये देख लो कंडीशन, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं जेड को इधर ले जाऊं तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई माइनस में 2z, बिल्कुल रहेगा गाइस। देखो जेड की एक्स की वैल्यू इससे तो बड़ी रहेगी, इस साइड से लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड से एक्स जो है बड़ा रहेगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सिमिलरली जेड से जेड कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, ये रिजल्ट आया, ये भी करेक्ट है। जेड से जेड कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, ये भी करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है कि ए बी सी आर एनी 3 आर्बिट्रेरी इवेंट, ए बी सी कोई भी 3 इवेंट है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो दैट बोथ ए एंड बी अक्कर, ए एंड बी, ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, बी अक्कर एंड बट नोट सी, नोट सी मतलब सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑप्शन नंबर बी को रिप्रेजेंट करेगी, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, आपको एक सेट P दिया हुआ है, एक सेट Q दिया हुआ है, एक सेट R दिया हुआ है। S10 के अंदर क्या आएगा, वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, मतलब P I Q J और R K, वो ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें I J और K का सम आपका 10 हो। तो ये कहता है कि हाउ मेनी एलिमेंट S10 में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो गाइस, यहाँ पे अगर I की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो इसका मतलब I और कोमा J कोमा K, इनकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4। हमने को I J K तीनों का सम आपको 10 चाहिए, ठीक है। तो I की वैल्यू J की वैल्यू क्या चाहिए अपने को, सम कितना चाहिए 10 सम चाहिए। अब सम 10 चाहिए, तो इसका मतलब आप देखो कि कौन कौन से पेयर का सम जो है वो आपका 10 आता है। जिस जिस पेयर का सम 10 आएगा वही हम उठा लेंगे। देखो 2,4,4 का सम 10 आता है, और दूसरा 3,3,4 का सम 10 आता है। इसके अलावा किसी और का सम 10 आता है, नहीं आता। अब एक चीज देखो 2 4 4, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 4 और K की वैल्यू 4, एक केस तो ये बना। दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि I की वैल्यू 4, J की वैल्यू 2 और K की वैल्यू 4, दूसरा केस ये हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि I की वैल्यू 4, J की वैल्यू 4 और K की वैल्यू 2,
तीसरा ये भी हो सकता है। सम देख लो इनका 10 नहीं आता है, तो हमें तो ये बताना आई जे के क्या है। तो अगर ये रिजल्ट लेंगे तो इस केस में 3 नंबर आते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये रिजल्ट लूंगा तो इस केस में भी 3 अलग अलग नंबर आएंगे। तो 3 एलिमेंट ये आ गए और 3 यहां से आएंगे, तो टोटल 6 एलिमेंट आएंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो आप वेन डायग्राम से कर लो इसको। ठीक है, देखो अगर मैं 3 सेट बनाता हूँ, एक ए है, ये बी है और ये सी है। ए है, बी है और ये आपका सी है। तो अगर मैं देखो, मैं फर्स्ट ऑप्शन को अगर लूँ, बी में से सी को माइनस कर दूँ, तो बी में से सी को माइनस करेंगे तो ये चीज़ बचेगी। ठीक है, और उसकी ए के साथ यूनियन, ए के साथ यूनियन मतलब ये वाली चीज। ए की यूनियन करनी है बी माइनस में सी के साथ, तो ए तो ये पूरा है, ये पूरा है ए, और बी माइनस सी में ये चीज आ जाएगी। तो ये इसका वेन डायग्राम बनेगा। दूसरा अगर मैं इसका साथ करूं, ये कहता है ए बी और ये सी, सी का कॉम्प्लीमेंट ए बी का इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब सी को छोड़ दो, बाकी बी का इंटरसेक्शन है किसके साथ, सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो मतलब ये वाला हिस्सा ही आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा, और इस हिस्से का ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब ये वाला हिस्सा आएगा इतना। ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट पे जाऊंगा, तो सेकंड स्टेटमेंट में देखो क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब ये वाला बी पूरा का पूरा और ये सी पूरा का पूरा। इस पूरे हिस्से को अगर मैं ए से में से माइनस कर दूं, तो ए में से अगर मैं इस पूरे हिस्से को माइनस करूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा, ओनली ए। क्या बचा, ओनली ए बचा। और अगर मैं राइट हैंड साइड में जाऊं, तो राइट हैंड साइड में ये अपने पास है ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर वाला पूरा, ए का इंटरसेक्शन इसके साथ, तो मतलब ये कि बी को छोड़ दो, ये पूरा हिस्सा ए का इंटरसेक्शन होगा बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये वाला पूरा हिस्सा। ठीक है, और फिर इसका इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये सी है, सी को भी डिलीट मार दो, तो ये सी वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा भी डिलीट मार दो। ठीक है, तो पीछे बचा क्या, पीछे सिर्फ बचेगा ये वाला हिस्सा इतना, और ये हिस्सा इस हिस्से के साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये कहता है द मैक्सिमम 3 डिजिट इंटीजर इन डेसिमल सिस्टम विल बी रिप्रेजेंट इन द बाइनरी सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर, डेसिमल सिस्टम में मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर होता है 999, और इसको बाइनरी नंबर में सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं गाइस। 2 से डिवाइड करोगे, पहले पे जाएगा ये किस पे, 4 पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 8, फिर ये 9 पे जाएगा, फिर अगेन 9 पे जाएगा, तो 18, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ साइड में लिख लो। फिर अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर ये फिर आपका 4 पे जाएगा, 8 आएगा, अंसिल 1 बचेगी, फिर ये 9 पे जाएगा, फिर से रिमाइंडर 1। ठीक है, अगेन आप डिवाइड कर दो 2 से, तो ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 4, 4 दूनी 8, 8 बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, फिर से एक यहाँ पे लिख दो। सिमिलरली ये अब भी जाएगा 6 पे और 2 पे रिमाइंडर 0। सिमिलरली ये 3 पे गया, 1 पे गया, रिमाइंडर 0।
2 पे ये 15 दूनी 30, रिमाइंडर 1 ये आया। फिर 15 को यहाँ 2 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 यहाँ आया। फिर 7 को डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, रिमाइंडर 1 यहाँ आया। फिर 2 से इसको अलग से डिवाइड करोगे तो 1 पे जाएगा, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना 1 ये आया। अब लिख दो उल्टा, ये आएगा 1, यहाँ भी ये 1 1 और ये 1, फिर से एक 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 1 1, तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो बीच में 2 0 आने वाली है, तो ऑप्शन सी आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो जब भी आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो 2 से डिवाइड करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बाइनरी इंटीजर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट बाइनरी इंटीजर। सबसे बड़ा जो इसने बोला है लार्जेस्ट 4 डिजिट बाइनरी सिस्टम जो होगा, जो सबसे बड़ा 4 डिजिट बाइनरी इंटीजर की बात कर रहा है, याद रखना। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा बाइनरी इंटीजर कौन सा होता है? 1 1 1 1 1, ये होता है सबसे बड़ा। और स्मॉलेस्ट 5 इंटीजर का क्या होता है? 1 0 0 0 0। तो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बाइनरी इंटीजर होता है। बाइनरी इंटीजर सिर्फ 0 और 1 में होता है, तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का ये, और ये सबसे छोटा 5 डिजिट का। तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 2 की पावर 0, यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 1, यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2, और ये आ जाएगा 2 की पावर 3। तो ये आएगा 1, इसकी प्रोडक्ट करोगे ये 2, ये 4 और ये 8, ऐड करोगे गाइस तो 12 और 2 14 और 1 15। तो ये जो नंबर बनने वाला है वो 15 बनने वाला है। और इसकी बात करेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5। 2 की पावर 0, यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 2 की पावर 4 16। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? 1, एक नंबर का डिफरेंस आया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट बाइनरी इंटीजर। तो सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस रहने वाला है उन दोनों के बीच में, एक डिजिट का। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fn डिनोट द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ n। 1 को छोड़ के n के जितने भी डिवाइजर हैं, मतलब n जिनसे डिवाइड होता है, जैसे 20 है, 20 जो है वो आपका 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो ये आपके पास। जैसे 16 है वो आपका 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, ये चीज़। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, लिस्ट वैल्यू ऑफ y की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। देखो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, एक बात सिंपल सी बात है, 20 2 से डिवाइड होता है, 16 भी 2 से डिवाइड होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 2। तो इसका मतलब एफ वाई जो होगा वो इसका ये जो सेट बनेगा, ये सबसेट बन रहा है एफ वाई का, तो एफ वाई के अंदर भी 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया कि 2 जो है वो सबसे छोटा डिवाइजर है। ठीक है, तो वो दोनों का मतलब डिवाइड करेगा, 20 को भी करता है और 16 को भी करता है, दोनों को करता है, इसका मतलब वो y में आने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन इन दोनों में 2 तो कॉमन ही रहेगा ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये कहता है ऑन द सेट z ऑफ इंटीजर रिलेशन r इज डिफाइंड एज a इज रिलेटेड टू b। a जो b से रिलेटेड कब होगा? अगर a प्लस में 2b आपका क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का मल्टीपल हो। अगर a प्लस में 2b 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब वो रिलेशन आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? a जो है वो a से रिलेटेड होना चाहिए। अब a से रिलेटेड कब होगा? अगर a प्लस में 2a, क्योंकि b की जगह a पुट कर देंगे, तो देखो क्या आएगा? 3a, और ये 3 का मल्टीपल है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर a b से रिलेटेड है, देन आपका b भी a से रिलेटेड होना चाहिए, ये सिमेट्रिक होता है। अब a b से रिलेटेड है, इसका मतलब a प्लस में 2b जो है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब 3k मान लेता हूं। तो b a से रिलेटेड कब होगा? अगर b प्लस में 2a भी आपका 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो अगर b प्लस में 2a, मतलब मैंने क्या किया? a की जगह b लिख दिया और b की जगह a लिख दिया, तो ये रिजल्ट भी 3 का मल्टीपल आना चाहिए।
तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, ये रिजल्ट अपने पास गिवन है ना, ए की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ए की वैल्यू आएगी 3k माइनस में 2b। ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ b प्लस में 2 इंटू में 3k माइनस में 2b, तो ये आएगा b प्लस में हो जाएगा 6k माइनस में 4b, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6k माइनस में 3b। तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिया तो ये है 2k माइनस में b। तो देखो ये जो है a प्लस में 2a जो है वो 3 का मल्टीपल बन गया। कब? अगर ये 3 का मल्टीपल है तो। ठीक है, तो इसका मतलब रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट, अगर a b से रिलेटेड है और b अगर c से रिलेटेड है तो a और c भी आपका रिलेटेड होगा, 100% होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये कहता है फॉर नॉन एम्प्टी सेट द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पी अपने को दे रखी है, स्टेटमेंट क्या वो अपने को दे रखी है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताने में से कौन सा करेक्ट है। ये कहता है कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पी स्टेटमेंट है ये, और क्यों स्टेटमेंट ये है कि सी इज द सबसेट ऑफ ए, सी ए का सबसेट होगा। देखो गाइस, ये दोनों इक्वल कब होंगे, मैं अगर क्या हूं, अगर आपको हम कहता हूं कि सी अगर ए का सबसेट है, सी अगर ये ए है, सी अगर ए का सबसेट है तो सी इसके अंदर होगा। मान लेता हूं ये रहा सी और ये रहा बी। अब देखो, अगर मैं ये कंडीशन देखूं, पहले देखूं कि बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब कि ये पूरा का पूरा सी और पूरा का पूरा ये बी, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन ए के साथ। तो ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब ये सी वाला हिस्सा ही कॉमन होगा, क्योंकि ये सी जो है वो आपका इस ए के अंदर भी आ रहा है और इनकी बी यूनियन सी के अंदर भी सी आ रहा है। तो ये सी जो है वो पूरा का पूरा ये होगा। और सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी की बात करें और यूनियन सी करेंगे तब भी यही रिजल्ट बनेगा। तो सी अगर ए का सबसेट हो तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशन भी आपकी ट्रू होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा कि अगर P कंडीशन ट्रू है तो क्यू स्टेटमेंट होगी और अगर क्यू स्टेटमेंट ट्रू है तो P स्टेटमेंट होगी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, x ग्रेटर देन 0 है और x स्क्वायर लेस देन 0 है। y इज इक्वल टू ए फ्लोवर, मून, क्रिचल, कारगिल, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। x इज वेल डिफाइंड बट y इज नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। आपको डेफिनेशन बतानी है गाइस, सेट की डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज देखो, इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 आएगा। देखो यार, कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, कोई भी रियल नंबर हो। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि x के अंदर कोई भी नंबर आपका नहीं आएगा, कोई भी, इसने बोला ना x 0 से बड़ा है और x स्क्वायर 0 से छोटा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो x जो है वो खाली रहने वाला है, मतलब इम्प्टी रहने वाला है। तो ये तो हो गया नल सेट, ये तो हो गया अपना नल सेट, ठीक है। तो x जो है वो जो है वो आपका क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। अब y की अगर हम बात करें तो y क्या है, फ्लोवर है, ये जो चर्चिल है वो मून दिया हुआ है, और कारगिल ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। मून तो ऐसे तो है नहीं कि 10-15 मून है, आप बोलोगे सर कौन सा मून है, तो ये तो है नहीं। तो ये भी कलेक्शन क्या रहेगी आपके पास, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन रहेगी। तो y भी आपका वेल डिफाइंड रहेगा। तो बोथ x एंड y आर वेल डिफाइंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट ए बी सी। आपको कंसिडर करनी है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको पता है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी 100% क्या है, करेक्ट है क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, क्या बोलते हो।
नहीं भाई, क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया। देखो, ए माइनस में बी यूनियन सी जो होता है वो ए माइनस में बी इंटरसेक्शन ए माइनस में सी के इक्वल होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है गाइस, और थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट। तो सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। और वैसे भी डायरेक्ट आप लगा सकते हो, अपने को पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। तो फर्स्ट देखो, ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन, तो इसका मतलब ए सी और डी आंसर नहीं है। तो बचा क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कंसीडर कर लेते हैं। देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। देखो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कॉमन सेंस वाली बात है भाई, ठीक है। दो इंटीजर के बीच में भी इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और दो रियल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है गाइज, इंटीजर्स के बीच में, रैशनल नंबर के बीच में, रियल नंबर के बीच में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट इन द फिगर गिवन बिलो। आपको बताना है कि जो फिगर दिया हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो है वो आपके पास पॉसिबल रहेगा। तो देख लेते हैं गाइस, सिंपल है। देखो ये वाला रीजन मेरे पास क्या आया, P इंटरसेक्शन Q, ये वाला रीजन मेरे पास क्या आया, P इंटरसेक्शन R, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला हिस्सा दो बार काउंट हो रहा है ना, देखो P इंटरसेक्शन क्या है, Q, ये वाला हिस्सा P इंटरसेक्शन Q, और ये वाला हिस्सा क्या है, P इंटरसेक्शन R, और दोनों इकट्ठे ले लिए, मतलब क्या, यूनियन ले ली। तो ये रिजल्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर डी को रिप्रेजेंट करता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि इफ एक्स, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी है, वाई की, बी की पावर एक्स ये सी है, सी की पावर जेड इज इक्वल टू ए, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विच इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इनमें से क्या होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको बतानी है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो a की पावर x अपने को क्या दे रखा है, b दे रखा है, b की पावर y अपने को c दे रखा है, और c की पावर z अपने को a दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो हम क्या कर लेते हैं इसमें, देखो यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, c की वैल्यू क्या है, b की पावर y, तो c की वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा b की पावर y की होल पावर z इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो b की पावर y z इज इक्वल टू a, तो यहाँ से b की जगह मैं लिख सकता हूँ a की पावर x, इस b की जगह लिख सकते हैं a की पावर x, और ये y z इज इक्वल टू आया a। तो यहाँ से a की पावर x y z इज इक्वल टू आया a। तो यहाँ से अपने पास x y z की वैल्यू, x y z की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। अब क्या करो, इनका एलसीएम ले लो गाइस। नीचे यहाँ पे देखो, इसको तो एज इट इज रखते हैं, 1/xy प्लस में yz प्लस में zx को मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो एलसीएम आएगा xyz, xyz एलसीएम आएगा। तो यहाँ आएगा मेरे पास yz प्लस में यहाँ आएगा zx प्लस में यहाँ आएगा xy, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 क्या आएगा, xyz, और xyz की वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू इज इक्वल टू, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगी, तो इसका रिजल्ट बताना है। तो हम क्या कर लेते हैं, लोग ले लेते हैं। तो लोग 2 की पावर x इज इक्वल टू लोग 3 की पावर y इज इक्वल टू लोग 12 की पावर z, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेता हूँ इसको किसी नंबर के इक्वल मान लेता हूँ, किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आएगा तो उसको हमने के इक्वल मान लिया।
तो यहां से x इज इक्वल एक्स log 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k, ठीक है। और इसका भी log ले लो log k, क्योंकि इसको मैं k के इक्वल मानना है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू log k, y log 3 इज इक्वल टू आ जाएगा log k, और यहाँ से z log 12 इज इक्वल टू आ जाएगा log k। log 2 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा log k, डिवाइड में log 2 आएगा जिसको मतलब बेस 2 लिख सकता हूँ। y इज इक्वल टू आ जाएगा log k बेस 3 आ जाएगा, और z इज इक्वल टू में आ जाएगा log k बेस 12 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पूछिए गाइज, x प्लस में 2y डिवाइड बाय एक्स वाई, तो x प्लस में 2y तो ये आ जाएगा log 2k प्लस में आ जाएगा log k जिसका बेस 3 हो, यहाँ पे है 2y इंटू में यहाँ पे x इंटू वाई मतलब log k जिसका बेस 2 इंटू में log k जिसका बेस 3। तो ये रिजल्ट अपने को दे रखा है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, एक बार इसके डिवाइड में इस पूरे को लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल होके क्या बचेगा 1 बाय log k आएगा जिसका बेस 3 प्लस में, एक बार इसको ये इससे कैंसिल होके आ जाएगा 2 डिवाइड बाय आ जाएगा log k जिसका बेस कितना है 2, ठीक है। अब इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे, log 2 को भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा log 3 डिवाइड बाय log k प्लस में आ जाएगा log 2 डिवाइड बाय log k, और ये 2 था 2 ऊपर चला जाएगा पावर में तो यहाँ 2 की पावर 2, बेस सेम है तो ये आ जाएगा log k, ऊपर आ जाएगा log 3 प्लस में आ जाएगा log 4, तो ये बन जाएगा log 12 डिवाइड बाय log k, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय log k जिसका बेस 12, और ये आएगा 1 बाय z। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, x contain n greater than 5 element, then which one of the number of subset x containing less than 5 element, ठीक है। what is the number of subset, ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताना है कि x contain less than 5 element, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ सबसेट लेस देन 5 एलिमेंट, 5 से छोटे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने रहेंगे। तो n क्या है, अपने पास टोटल x के अंदर एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल कितने सबसेट होंगे जिनके अंदर एलिमेंट 5 से छोटे हों। तो हो सकता है n c 0 मतलब एक भी एलिमेंट ना हो, एक एलिमेंट ना हो सकता है n में से सिर्फ एक एलिमेंट हो सकता है उसमें 2 एलिमेंट हो सकता है उसमें 3 हो सकता है उसमें 4 एलिमेंट हो, तो ये केस बनेंगे, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन फ्रॉम R0 to 4 NCR, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट सेट, इनमें से कौन सा सेट जो है वो आपका इनफाइनाइट सेट होगा। सिंपल है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ऑप्शन डी आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.2 बार और प्लस में 0.23 बार, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो जब भी ऐसा है, ये क्या है आपके पास 2 के ऊपर 2 डिवाइड बाय बार है तो डिवाइड बाय 9 कर दो, और ये 23 डिवाइड बाय दोनों के ऊपर बार है तो इसको डिवाइड बाय 99 कर दो, ठीक है। तो ये सिंपल है, ऐड करोगे 25 डिवाइड बाय सॉरी एलसीएम लोगे तो ये आएगा 99, ये आ जाएगा 22 प्लस में आ जाएगा 23, तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिवाइड बाय 99, और 99 है तो पॉइंट लगा दो 45 बार लगा दो, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछिए और ये अपने को गिवन है, ठीक है। एक 3 की पावर x माइनस 1 प्लस में 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 30 है, तो ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 32 में। देखो गाइस क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे क्या है 3 की पावर x माइनस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर x डिवाइड बाय 3, और प्लस में आएगा 3 की पावर x इंटू में 3 इज इक्वल टू कितना है 30। एलसीएम लोगे 3 की पावर x प्लस में आएगा 3 की पावर x इंटू में 3 की पावर 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना 30। ये 3 की पावर x प्लस में 3 की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड x प्लस 2 डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में 90, इसकी वैल्यू आएगी 90, यही तो पूछा था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33,
ये कहता है एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा जो इस इंटरवल को बिलोंग करती है, फॉर विच एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब इस इंटरवल में टोटल कितनी वैल्यूज होंगी थीटा की, कि एफ ऑफ थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी 0 है। ठीक है, तो आपको टोटल वैल्यूज बतानी है गाइस। ओके, तो देखो अगर मैं, सिंपल है, यहां क्या है मेरे पास, -100 पाई टू 1000 पाई, ठीक है ना। तो अगर मैं -100 से लेकर -100 पाई, फिर 99 पाई, फिर 98 पाई, अप टू सोन, कहीं ना कहीं जाके पाई आएगा। पाई से पहले मतलब इससे पहले माइनस का पाई, फिर प्लस का पाई, ऐसे करके अप टू सोन 1000 तक जाएगा, है ना। तो यहाँ तक मेरे पास ये हो जाएगा, मेरे पास टोटल कितना, 101 नंबर, ठीक है। और इससे आगे मेरे पास कितने हो जाएंगे, प्लस में 1000 नंबर। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ऐड करोगे तो 1101 नंबर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस पाई है और एक यहाँ पे 0 है, 0 भी इंक्लूड है, याद रखना, इसलिए मैंने ये 101 लिखा है। देखो -1 से लेके -100 तक तो 100 नंबर हो गए, लेकिन 0 भी तो इसके इंक्लूड करेंगे तो 1 ये हो गया, प्लस में 1 से लेके 1000 तक मेरे पास ये 1000 नंबर हो गए, ऐड करोगे 1101 नंबर बनेंगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट ए बी सी such that A union B is equal to B intersection C है, then which one of the following strongest inference that can be derived, इनमें से कौन सा जो है वो strong inference derived है। देखो गाइस, अगर A यूनियन B B इंटरसेक्शन C के इक्वल आए, अगर A और B की यूनियन B इंटरसेक्शन C के इक्वल आए तो ये की पॉसिबिलिटी होती है, ये अगर A है, ये अगर B है और ये अगर C है, तो ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा ए और ये पूरा का पूरा बी, ठीक है। और सेम डायग्राम में अलग से बनाता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और यहाँ बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ये है मेरे पास, ये पूरा सी है और ये इसके अंदर बी है, दोनों का कॉमन हिस्सा भी क्या होगा, ये वाला। तो दोनों देखो इक्वल बने, वेन डायग्राम दोनों का सेम बना। तो अब यहां से क्या चीज सीखने को मिली कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ C। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि अगर A B का सबसेट है और B C का सबसेट है तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, U इज द यूनिवर्सल सेट एंड P इज द सबसेट ऑफ U, देन विच इज द इज इक्वल टू, आपको बताना इनमें से कौन सा क्या इक्वल है। देखो यूनिवर्सल सेट में से अगर P को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से अगर P को माइनस करेंगे तो P का कॉम्प्लीमेंट आएगा, और अगर P में से यूनिवर्सल सेट को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा। सबसेट में P तो इसका सबसेट है, तो P में से यूनिवर्सल सेट माइनस नहीं होगा तो ये एम्प्टी आएगा। तो ये आएगा P का इंटरसेक्शन किसके साथ, P माइनस में म्यू, मतलब एम्प्टी यूनियन, ये क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, फिर ये यूनियन, और ये क्या चीज आएगी, P का कॉम्प्लीमेंट आएगी। ठीक है, P का कॉम्प्लीमेंट आई। एक काम कर लो, इसको ऐसे लिख लो, फिर ये चीज आ गई। अब P इंटरसेक्शन फाई यूनियन P डैश, तो P डैश ही आएगा, और P इंटरसेक्शन P डैश क्या आएगा, फाई आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, देखकर ऐसे लग रहा है ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। म्यू इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल होते हैं हम सभी का सेट है। P इज द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, Q इज द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, R इज द सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल,
व्हाट डज द सेट पी इंटरसेक्शन क्यू एंड आर माइनस में पी रिप्रेजेंट। तो पी इंटरसेक्शन क्यू, तो पी क्या आइसोस्केल ट्राइंगल है, क्यू में क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो आइसोस्केल ट्राइंगल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये देखो पी इंटरसेक्शन क्यू, देखो आइसोस्केल ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स इक्वल होती हैं। तो तीन साइड इक्वल होगी मतलब ये दो तो इक्वल होगी ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को आइसोस्केल ट्राइंगल भी, मतलब दोनों में कॉमन क्या चीज़ है कि वो आइसोस्केल, इसकी दो साइड्स इक्वल है, इसकी तीनों। तो कॉमन क्या है, इसकी दो साइड कॉमन है, दो साइड इक्वल है। तो इसका मतलब पी इंटरसेक्शन क्या हो, आइसोस्केल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगा। और आर माइनस में पी क्या, राइट एंगल ट्राइंगल में से अगर मतलब आइसोस्केल ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन आइसोस्केल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में से अगर आइसोस्केल ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो पीछे आएगा आपके पास नॉन आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब इनको छोड़ के बाकी सारे। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी एकदम ट्रू है, धांसू है। तो आपके पास आंसर सिंपल है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं ए माइनस में ये, तो आप इसका वेन डायग्राम करके देख लेना, वेन डायग्राम से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, वेन डायग्राम से रिजल्ट आ जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिलेशन आपका जो है वो आर, बताना है इसमें से क्या है कौन कौन से आर आएंगे। देखो भाई देख लो जो जो इसको सेटिस्फाई करता है, सिंपल है। एक्स वाई से रिलेटेड कब होगा, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जीरो और एक्स ये कर रहा है भाई, तो कर रहा है इसको सेटिस्फाई। क्या ये इसको कर रहा है भाई, ये भी कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये देख लो सेट, आप चेक कर लो वन बाय वन करके, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, क्लियर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा है, इंटीजर रूट 11 इंटीजर नहीं होता, बी आंसर नहीं हो सकता, डी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि वो नॉन इंटीजर्स पे डिफाइंड है। तो इसका मतलब ए आंसर हो सकता है, सी आंसर। तो देखो सी के दोनों सेट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सी आंसर है, ए भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पैरेललिज्म ऑफ लाइन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट एक्स इज द फादर ऑफ वाई इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो भाई पैरेललिज्म ऑफ लाइन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, कोई भी लाइन क्या खुद के पैरेलल होती है बिल्कुल, आप कह सकते हो हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, एल इज द पैरेलल ऑफ एल, बिल्कुल। तो वो क्या रहेगी आपके पास, रिफ्लेक्सिव। एल अगर एम, देखो अगर कोई लाइन ए है और वो बी के पैरेलल है तो बी भी ए के पैरेलल होगी। ठीक है, तो पैरेललिज्म ऑफ लाइन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि एक्स वाई से रिलेटेड कब होगा, अगर एक्स जो है वो फादर ऑफ वाई हो। क्या एक्स एक्स का फादर हो सकता है, क्या कोई खुद का फादर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर एक्स वाई का फादर है तो क्या वाई एक्स का फादर होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक्स अगर वाई का फादर है और वाई अगर जेड का फादर है तो क्या एक्स जेड का फादर होगा, नहीं, दादा बन जाएगा ये। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज ए प्राइम नंबर। आपको बताने में से कौन सा बाइनरी नंबर जो है वो आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपको बता देना है कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है, कर लोगे। कन्वर्ट ही तो करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 1 1 1 0 1, 2 की पावर 0 लिखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो ये आएगा आपके पास 1, ये आएगा आपके पास 0, ये आएगा आपके पास 4 प्रोडक्ट करने पर, ये आएगा 8, ये आएगा आपके पास 16 और ये आएगा आपके पास 32। ऐड कर दोगे ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 13, 29 और यहाँ ऐड करोगे तो ये आएगा 11 और ये 61। 61 प्राइम नंबर होता है, किसी से डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, चलो तो क्वेश्चन नंबर 40 तक किया है गाइस हमने, बाकी की हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आगे के क्वेश्चन।
काफ़ी क्वेश्चन है, आई थिंक 250 से ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्लास के अंदर हम 40 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। 7 पार्ट में या 6 पार्ट में कवर हो जाएगा। एंड गाइज कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर कमेंट करें। और आप में से अगर कोई न्यू है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।